Namaskar, Bhupesh Anand, lecture number 3, labor, accounting for labor. And I have already delivered, 2 lectures in accounting for labor. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको कुछ नई नई बातों को समझाने के लिए आया हूं बेटे. मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताने की कोशिश की व्हाट आर द मीनिंग ऑफ लेबर, व्हाट इज लेबर, व्हाट इज ह्यूमन एफर्ट, व्हाट इज मैनुअल वर्क, हाउ मच टाइप्स ऑफ लेबर्स आर देयर, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज इनडायरेक्ट लेबर. आपको आज लेक्चर नंबर 3 में और बड़ी सारी आई विल बी टेलिंग यू न्यू कांसेप्ट्स. आप जल्दी से कमर सीधी करके बैठे और आप ऊपर लिखेंगे ग्रेट गुड मॉर्निंग. सभी लिखेंगे, सब लिखेंगे बेटे. लेक्चर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर लेबर. मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ये तो है बेटे बर्थ, हमारे इस दुनिया में आने का पॉइंट, और ये है डेथ, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं अर्थ प्लैनेट में. ये हमारे हाथ में नहीं है बेटे. बर्थ और डेथ के बीच में हम किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, हाउ वी रिवाइव, हम कितनी सक्सेस अचीव करते हैं, वो हमारे हाथ में है. हमारी विल पावर पे, हमारी डिटर्मिनेशन पे, हमारे पैशन पे, हमारी सर्टेनिटी पे, हमारी हैबिट्स पे. तो आप सभी एसीसीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, ऐसा मानिए, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है. आइए इन सभी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं लेक्चर नंबर 3 टेबल और चेयर पे बैठ के स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी करके आज आपके सामने इस बातों को शुरू करूंगा. और मैं चाहता हूं इन द लेक्चर नंबर 1 आई टोल्ड यू अबाउट लेबर, आई टोल्ड यू अबाउट ह्यूमन एफर्ट, आई टोल्ड यू अबाउट मैन पावर, आई टोल्ड यू अबाउट direct labor, I told you about indirect labor, I told you about production, the relationship with the production. Then I told you about indirect labor, and that too in the office department, in the production department, in the admin department, in the sales department, in the marketing department, in the R&D department, that will be totally treated as overheads. And when I say overheads, that can be factory overheads, admin overheads, selling overheads, marketing overheads, R&D overheads. I think यहाँ तक हम सबको clear है बेटे. लेक्चर 1 में ही मैंने बताया था रेम्यूनरेशन का प्लान क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन. ग्लोबली वी कैन पे टू द लेबरर्स as per either time rate system or as per piece rate system. When I say time rate, कि हम समय के हिसाब से देंगे, हम आउटपुट नहीं देखेंगे. हम देखेंगे भाई आया कितने बजे, गया कितने बजे, पूरा आया, काम किया नहीं किया, बीड़ी पी, सिगरेट पी, गुटखा ठोका, हमें क्या लेना है. हम पे करेंगे एज पर टाइम रेट, और उसमें कुछ गारंटीड वेजेस हम पे करते हैं. एंड पीस रेट में हम ये नहीं देखते वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है. शाम को जाते समय हम वी विल चेक दैट हाउ मेनी यूनिट्स ही हैज प्रोड्यूस्ड. नाउ दैट पीस रेट सिस्टम कैन बी सिंगल पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट. टेलर एक इकोनॉमिस्ट था बेटे यूरोप का, उसने कहा था कि डिफरेंशियल पीस रेट में वर्कर्स ज्यादा अच्छा काम करते हैं. आई थिंक इन लेक्चर नंबर 1 मैंने ओवर टाइम भी बताया था. मैंने कहा था अगर आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम कराते हैं तो उसको ओवर टाइम बोलते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेजेस पेमेंट करनी पड़ेगी. और ओवर टाइम जो भी पे करते हैं उसमें जो बेसिक पार्ट है दैट इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर. उसके बाद अदर देन दैट इनडायरेक्ट लेबर. और व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट ओवर टाइम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद मैं आ गया था जी लेक्चर नंबर 2 में. लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को, टर्म्स विच आर रिलेटेड विद लेबर, वो बताने की कोशिश की थी. दैट व्हाट इज टाइम रिकॉर्डिंग, what is टाइम रिकॉर्डिंग के साथ फिर मैंने बताने की कोशिश की थी what is टाइम बुकिंग, what is named as activity time log, how we prepare a job card, how we prepare a job sheet, how we prepare a a job ticket. Operation charts क्या है, so that I can as a management accountant I can find out that what are the reasons, what are the how much time, how much man hours, how many women hours are being devoted to that particular job. तो हम जॉब शीट बनाते हैं, हम देखते हैं कि लेबर्स के कितने घंटे लगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आई थिंक यहाँ तक हमें सबको क्लियर है. फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 2 में एक बात बड़ी प्यारी सी बताई थी, और उसका नाम था दैट हाउ व्हाट आई मीन बाय जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग. What is the meaning of idle time? What are the reasons for that? What is normal idle time? What is abnormal idle time? When I say abnormal idle time, I mean that it can be controlled, it can be avoided. फिर मैंने आपको उसके reasons बताए थे. अच्छा idle time ratio भी calculate कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे. बेटे जो मेन पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, वो था इंसेंटिव स्कीम्स का. इंसेंटिव स्कीम्स आपके केसीसीए, कैप्लान, बीबीबी में 4 तरह की मेंशन है. 2
टाइम पीरियड के बेसिस पे और 2 पीस रेट के बेसिस पे, है ना। तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली में वो हालसे ने बनाया था, रोवन ने बताया था, उन्होंने हालसे का नाम यूज नहीं किया, रोवन का नाम यूज नहीं किया, बट उनका लॉजिक कंसेप्ट यूज किया दैट एज पर हालसे इंसेंटिव इज 50% ऑफ द टाइम सेट इनटू रेट पर आवर, दैट इज द बोनस, दैट इज द इंसेंटिव। और आप किसी को कहते हैं तो किस तरह से, किस अंदाज से कहना है ना। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था दैट हाउ यू विल से, एक टारगेट फिक्स कर दो और उस टारगेट को अगर मीट किया तो उससे ज्यादा बनाए तो ये देंगे, इतने तक बनाए तो ये देंगे, कम भी बनाए तो इतने देंगे। द पॉइंट इज we want to minimize the labor cost per unit, that is with respect to productivity। हम चाहते हैं कि यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा हो, या अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, जल्दी काम हो जाएगा तो वर्कर अपने घर जाएगा, वो दूसरा कोई और अपना काम कर सकता है और हमारी लाइट, बिजली, पानी सबका खर्चा भी कम होगा। तो अल्टीमेटली लेबर कॉस्ट पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ, फॉर एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयर, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। उसके बाद रोवन प्लान में आए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था 2 बातें आप अपने आप करना। तो मैं आज के इस लेक्चर नंबर 3 में कुछ और आगे लेके चल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर नंबर 3 में काफी सारी बातें मैं डिस्कस कर दूंगा, इसलिए आपका कमर सीधी करके बैठना और मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो मैं कैमरे से निकल के आकर थप्पड़ मारने वाला हूँ। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें भाई साहब, अभी तक आपने रजिस्टर खोला नहीं, खोल लीजिए बेटे। बेटे रजिस्टर को ओपन कीजिए और ऊपर लिखिए लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। मैं सबसे पहले आपको लेबर टर्नओवर की बातें आज बताऊंगा। अच्छा देखिए, ये सारी रेशोज आज हम डिस्कस करेंगे, रेशो रेशो रेशो, 4-5 तो रेशोज ही डिस्कस करनी है, but they are very important from examination kit point of view, from mock test point of view, from your main examination point of view, from BBB point of view, from Kaplan point of view। आपको ये सभी की सभी रेशोज अच्छी तरह से समझ के करके जानी है। पहली रेशो का नाम लिख रहे हैं लेबर टर्नओवर रेशो, देखेंगे इसको कैसे याद करते हैं, करना भी है नहीं, लॉजिक समझेंगे। दूसरी लेबर एफिशिएंसी रेशो, फिर तीसरी लेबर कैपेसिटी रेशो, फिर फोर्थ लेबर वॉल्यूम रेशो। आपको पता है आप बचपन से 11-12 से रेशोस करते आ रहे हैं, करंट रेशो आपने किया हुआ है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, फिर क्विक रेशो किया था, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, फिर उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो किया था, F3 में भी किया था, F3 में दैट इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, फिर अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। आप कोई भी रेशो चेक कर लीजिए दोस्त F3 में, है ना, which you have already done or in 11-12 you have already discussed। आप 2 चीजों को रिलेट करते हैं और उनके बीच में मोहब्बत, प्यार, दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं, उसी का नाम है रेशो। ठीक है सर, लिखेंगे। पहली रेशो जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लेबर टर्नओवर। दूसरी रेशो जो मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है लेबर एफिशिएंसी रेशो। थर्ड रेशो जो मैं आज डिस्कस करूंगा उसका नाम है लेबर कैपेसिटी रेशो, लिखना है। फोर्थ रेशो जो मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है लेबर वॉल्यूम रेशो। ठीक है जी। फिफ्थ रेशो, फिफ्थ पॉइंट जो जिस कंसेप्ट लॉजिक जो मैं बताऊंगा दैट इज अकाउंटिंग फॉर लेबर, कि आप लेबर के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मटेरियल्स के लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग फॉर लेबर मटेरियल बताया था। बेटे बस आज रोकना मत मुझको, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट करूंगा, फिर इलस्ट्रेशन आई विल बी डूइंग 5th, then 6th, and then illustration 6, and then I will be doing test to understanding question number 7th। आज मुझे रोकना मत यारो, मुझे पागल होने देना। चलिए दोस्तों, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, इरादे बुलंद हैं और मैं पहली रेशो के बारे में कुछ बताना शुरू कर रहा हूं। मैं बोलती, आप सुनती, मैं ये कहती कि फर्स्ट रेशो which I want to tell you that is in respect to labor turnover ratio। वैसे आपको पता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में मैंने आपको ये बताया था, हायर द रेशो बेटर इट इज, क्योंकि जितनी ज्यादा हायर होगी उतना क्रेडिट पीरियड कम होगा, और जितना कम क्रेडिट पीरियड होगा इट मींस आपका मार्केट में डोमिनेशन है, आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड। जैसे एप्पल कंप्यूटर्स तो क्रेडिट देती नहीं है, तो मैंने कहा जी एप्पल कंप्यूटर्स का अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो वेरी ह्यूज हाई है, इट मींस क्रेडिट पीरियड इज निल और ना के बराबर है। बट ऐसा नहीं है कि सारी रेशो हाई होती है तो अच्छा होता है। जैसे करंट रेशो आपने सुना, हाई इज बेटर, क्विक रेशो हाई इज बेटर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हाई इज बेटर, नेट प्रॉफिट रेशो हाई इज बेटर, बट इफ यू हैव सीन डेट इक्विटी रेशो लोअर द बेटर। तो बेटे हमने रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है कि उसका मतलब क्या, हम कौन सी 2 चीजों को आपस में रिलेट करना चाहते हैं।
अब मैं आज आपके सामने आ गया जी लेबर टर्नओवर रेशो के साथ। मैं भूपेश आनंद आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास एक कंपनी है, मैं अपनी क्लासेस रन कर रहा हूँ, वी हैव ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमने 10-12 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं, या कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं, उनकी मैरिज कहीं हो गई है ना। एक हमारे पास एक फीमेल आती थी, अब उनकी मैरिज हो गई, वो दूसरी स्टेट में चली गई, तो वहां थोड़ी काम करने आएंगी। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एज ए टीम वर्क करते हैं तो बड़े सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ जाते हैं। द पॉइंट इज इट इज वेरी बट नेचुरल, but the point is as a management accountant you have to find out what is the turnover rate, why people are coming and why people are joining, because ultimately जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं तो कुछ तो ऐसी बात है which is a negative factor, because अगर कोई बेटा जहाँ पर फूल होता है ना, शहद की मधुमक्खी अपने आप आ जाती है, शहद की मक्खी अपने आप आती है ना जहाँ शहद होता है। इट मीन्स जब हमारे को छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्फोसिस को छोड़कर अगर विप्रो में ज्वाइन कर रहे हैं और विप्रो को छोड़कर अगर टीसीएस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड, if you are a management accountant of Infosys, you should find out the reasons that why people are going out from Infosys and why they are joining in Wipro. तो उन रीजंस को फाइंड आउट करना है, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू प्लान इट, यू हैव टू यू हैव टू कंट्रोल द सिचुएशंस, दैट इज द मेन टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. So because of that, in accounting for labor, the first logic, the first point which I want to tell you is, you should, as a management accountant, should calculate labor turnover ratio. लेबर टर्नओवर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग छोड़ के चले गए जिसकी जगह हमें नए रखने पड़ेंगे. कुछ तो ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैरिज के चक्कर में चले गए, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी सिटी में चले गए, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगता है बेकार है, इनको निकाल दिया. बट हमने नए वर्कर्स कितने रखे उनकी जगह, वो है एक्चुअली में मैं आपसे कहूंगा दैट इज रिप्लेसमेंट. इसका मतलब हम रिप्लेस कर रहे हैं, और वो रिप्लेसमेंट कितनी है क्या पता. पुराने वर्कर्स जो थे या पुराने एम्प्लॉइज जो थे, दे आर नॉट अप टू द मार्क. इट मींस ह्यूमन रिसोर्स वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, और अगर ह्यूमन रिसोर्स वाले अच्छा काम कर रहे, वी आर नॉट पेइंग गुड, वी आर नॉट मोटिवेटेड, आवर एम्प्लॉइज आर नॉट बीइंग मोटिवेटेड, हम उनको ईसॉप्स नहीं दे रहे, हम उनको और शेयर्स नहीं दे रहे, हम उनको इंसेंटिव्स कम, कुछ ना कुछ तो कारण है. अगर आपकी एसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होती तो बेटा कहीं ना कहीं कारण तो है. सारी चीजें किस्मत थोड़ी होती है, डेस्टिनी थोड़ी होती है. फिर छोड़ देते हैं, कर्म ही नहीं करते. कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. तो आपके सामने आज मैं इन्हीं बातों को लेकर आया हूं. कमर सीधी करके बैठेंगे. मैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन की लेबर टर्नओवर को निकालने की कोशिश करूंगा कि ऑन एन एवरेज इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, और ऑन एन एवरेज हम इसमें कितने नए लोगों को अपॉइंट किया, उनका अनुपात वी विल कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू दैट, एंड दैट रेशियो इज नेम्ड एज लेबर टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट ए पार्ट लिखा जी मैंने, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर. किस रेट से लेबर में चेंज आ रहा है, मतलब पुराने लोग जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं. अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हो, इसका मतलब या तो मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, या मैं उनको उतनी सैलरी नहीं दे रहा जितनी उनको देनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो है. तो बेटे लेबर टर्नओवर रेशियो से हम उन सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे. आप लिखेंगे तो ज्यादा समझदारी दिखाएंगे. ए पॉइंट लिख रहे हैं, इट मींस इट इज अ रेट of change of labor. It is a measure of the proportion of people leaving with respect to average number of people employed. बड़ा प्यारा सा एक लॉजिक, एक लाइन लिखी है. It is a measure of people of people leaving, जो छोड़ के जा रहे हैं. जाने वाला जा रहा है, जाने वाला जाएगा, जाने वाला, with respect to average number of workers employed. अब सवाल आता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज यहां पर हम यूज करेंगे कि जब हमने महीना स्टार्ट किया, या ये ईयर स्टार्ट किया, या ये वीक स्टार्ट किया, जनरली हम इसको ईयरली कैलकुलेट करते हैं. तो उस बिगिनिंग में, ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने एम्प्लॉइज थे. जैसे हम एवरेज स्टॉक निकालते थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो F3 में,
जैसे हम वी कैलकुलेट एवरेज रिसीवेबल्स इन 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 F3 व्हाइल कैलकुलेटिंग रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल उसी तरह से बेटे एवरेज एक बेटर कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली जाते हैं तो शायद उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो हम ऑन एन एवरेज देखेंगे कि शुरू में वर्कर्स कितने थे, आखिरी में कितने, इनका ऑन एन एवरेज निकालो तो कितना है। तो मैं कहता हूँ जी इट इज अ मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लीविंग विद रिस्पेक्ट टू एवरेज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। बड़ा सिंपल है, 2 वर्कर्स गए, 2 वर्कर्स आए, 5 चले गए, 6 आए, 3 चले गए। अब इसके पीछे कारण क्या है वो देखना। अच्छा आप ये बताओ एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए ACCA, यू नो वेदर इट इज गुड कि एक कंपनी की लेबर टर्नओवर रेशियो हाई होनी चाहिए या नहीं, कम होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? मैंने वही बात लिखी है, व्हाट आर योर थॉट्स? बेटे हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका इंटरेक्टिव, आपका और मेरा इंटरेक्शन रहे। आप मुझे बताइए आपको लॉजिकली माइंड में क्या आ रहा है ना? टेलीपैथी से मुझे समझ आ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। एज अ ACCA कम मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ Infosys, है ना, whether you think that a company Infosys having higher labor turnover ratio is better or lower turnover ratio is better? बड़े बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात है कि लेबर टर्नओवर रेशियो लो हो तो ज्यादा अच्छा है, बट अगर ये हाई है तो ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। बिकॉज अगर गंदी बात है तो आप ये समझ लीजिए कि यू कैनॉट मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ने वाली है, इंक्रीज होगी। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? मुझे बेटा एक बात बताओ, जब पुराने वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे और नए वर्कर्स को अपॉइंट करोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कॉस्ट, इंटरव्यू कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, बड़ी सारी ऐसी एडिशनल कॉस्ट हैं, अभी हम देखेंगे, विच आर बीइंग इनकर्ड बाय दैट Infosys। दोबारा से नए वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, दोबारा से उनको ट्रेनिंग देंगे, दोबारा से उनका इंटरव्यू लेंगे, दोबारा से उनका HRD, दोबारा से ऐड। बेटा बड़ा खर्चा आता है एक नए एम्प्लॉय को, करेक्ट एम्प्लॉय को, राइट एम्प्लॉय इन द राइट पोजीशन। राउंड होल राउंड पेग, स्क्वायर होल स्क्वायर पेग, मतलब आपको बेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्सेज है। आप करेक्ट पीपल को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। पुराने चले गए, उनको ट्रेन किया, आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया। इट मींस if you are doing, if your organization has a gandi baat, it means the point is you have a huge high labor turnover ratio, and if you have a high labor turnover ratio, the point is in that case I will say you will be incurring some more labor cost, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, अब लेबर कॉस्ट दो तरह की ज्यादा हो सकती है। आई कैन डिवाइड दिस लेबर कॉस्ट इनटू 2 पार्ट्स। लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, आप सब समझदार बच्चे हैं, आप मेरी बात को मान रहे हैं। मैंने कहा जी लेबर कॉस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अ प्रिवेंटिव लेबर कॉस्ट एंड सेकंड इज अ रिप्लेसमेंट लेबर कॉस्ट। मतलब कई बार ऐसा भी तो होगा, जैसे हम कहते हैं कोविड-19 चला गया, वायरस चला गया, खत्म हो गया, आज 3-4 साल हो गए, आप मुझे बताइए उसकी प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या थी कि हम मास्क ले? नहीं, बड़े सारे मास्क होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दैट कैन बी द प्रिवेंटिव कॉस्ट। अब कोविड हो गया रामलाल को, उसकी वो दवाई ले रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगवा रहा है, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इट मींस there are 2 types of costs which are incurred in case a company is facing with labor turnover. First is preventive। भाई साहब आपको उस एम्प्लॉय, अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स क्या क्या प्रिवेंटिव के, लेबर उसमें कैप्लॉन में आई विल बी गोइंग दैट। मैं लॉजिकली बताना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ आए कि भाई लेबर टर्नओवर कॉस्ट का मतलब है there are 2 types of cost which you have to incur. One is preventive cost, कि भाई वो ना हो, उसकी वजह से आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उनको सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको पिकनिक में लेके जाना पड़ेगा, उनको ESOPs देने पड़ेंगे, सो दैट एक ह्यूमन बिहेवियर को आप मोटिवेटेड रखें। और बड़ा मुश्किल काम है किसी को मोटिवेट रखना, स्पेसिफिकली ह्यूमन को। बेटे कितने थॉट्स तो हमारे हर रोज सुबह आते हैं, है ना, पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। अब आप ये बताइए, आपने आज मोटिवेट किया, आप अपना ही देख लो ना, आप आपके विचार में तो कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो ऐसे ही एक एम्प्लॉय के विचार चेंज होते हैं। आप किसी के लिए कभी अच्छे हो, किसी के लिए आप गंदे हो, आपके मन में उसके लिए अच्छे थॉट्स आते हैं, कई बार उसके लिए गंदे थॉट्स आते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके थॉट्स को हम कंट्रोल करें, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करें, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव कॉस्ट मीट करनी पड़ेगी। अच्छा फिर भी वो चला गया, मरता क्या ना करता, तो वी हैव टू एम्प्लॉय द न्यू। तो न्यू के लिए क्या है? HRD डिपार्टमेंट है, इंटरव्यूज हैं, ये है, मॉक टेस्ट है, ट्रेनिंग है, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। वैसे आप फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस लीविंग द जॉब
हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 छोड़ के जा रहे हैं, 40 की रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो हम 60 ही लेंगे। इट मींस द नंबर ऑफ वर्कर्स लीविंग द जॉब हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसकी जगह हमें नए वर्कर्स भरने पड़ेंगे, उन लेबरर्स को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, उसको न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। बिगिनिंग और एंड डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज लेंगे और उसको हम बोलेंगे दैट इज लेबर टर्नओवर रेट। फॉर एग्जांपल कॉजेस की बात भी अभी देखेंगे, कैप्लॉन में आ रहा हूं, सब कुछ कैप्लॉन में लिखा है, आपको लॉजिकली समझ आ चुका है कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं, लिख लें आप। कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर में 2 कॉजेस लिखे मैंने, एक को मैंने लिखा अवॉइडेबल और एक लिखा अनअवॉइडेबल। जैसे किसी की शादी हो गई दूसरी सिटी में, अनअवॉइडेबल है, और वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रही वो, अनअवॉइडेबल है। कोई वर्कर बिल्कुल बेकार है, इनएफिशिएंट है, नेगेटिव थॉट है, वो भी अनअवॉइडेबल है, बदलना पड़ेगा यार हमारे को। तो अब देखते हैं, उनको देखेंगे। आइए सबसे पहले मैं एक नोट से इस बात को समझाऊं, फिर कैप्लन में आऊंगा, फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने आपको अभी भी बताया, इन द डिनोमिनेटर वी विल बी राइटिंग डाउन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये है ना, और एंड ऑफ द ईयर ये है। अब हम चेक करेंगे कि ऑन एन एवरेज पूरे साल में बिगिनिंग में कितने लोग थे, एंड में कितने थे। ये मैंने 10 दिन का लिखा है एज्यूम करने के लिए। मतलब आपको जो भी टाइम पीरियड दिया होगा उसका बिगिनिंग देखेंगे और उसका एंड देखेंगे, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। उसको बोलते हैं बेटे टाइम रिकॉर्ड एवरेज अटेंडेंस। ठीक है सर। आइए मैं आज पहले आपको कैप्लॉन में लेके जाऊं और आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताने की कोशिश करूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए दोस्त, देखिए सर दोस्त, बिल्कुल प्यार से ईमानदारी से। अभी हम इंसेंटिव स्कीम की बात करेंगे, जो मैंने लास्ट लॉजिक किया, अभी मैंने इसको मिस कर दिया, अभी करता हूं मैं, क्वेश्चन तो करूंगा बेटा। पहले लेबर टर्नओवर देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। लेबर टर्नओवर इज द मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला देख लीजिए जो मैंने बताया। एवरेज नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट, मतलब जो रिप्लेसमेंट चाहते हैं, जिसकी जगह हमें भरनी पड़ेगी, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ये बात आपको लॉजिकली समझ आ गई। इस इलस्ट्रेशन को करेंगे अभी, वैसे भी देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी अ कंपनी एम्प्लॉयड, वो कहता है जी 1 तारीख को 3641 एम्प्लॉइज थे और 31 दिसंबर को 3735 एम्प्लॉइज थे। ठीक है सर। इस ईयर में, ड्यूरिंग दिस ईयर मींस जो भी ईयर की बात कर रहा है, ये 624 एम्प्लॉइज हैं, यू नो, ड्यूरिंग द ईयर टू क्लोज चूज टू लीव द कंपनी। अब ये नहीं लिखा कि वेदर दे रिक्वायर रिप्लेसमेंट और नॉट। द पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ डाउट हम देंगे, हम ये अज्यूम करेंगे दैट वो 624 जो छोड़ के चले गए, दे रिक्वायर द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, दे रिक्वायर द रिप्लेसमेंट आल्सो। तो मैंने क्या किया, 624 तो न्यूमरेटर में लेना है। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। 624 न्यूमरेटर में लेंगे। एवरेज लेना है बेटे। एवरेज का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग में प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इट मींस 3641 प्लस 3735 अपॉन 2। इसको बोलेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। आप ये बताओ, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में हम एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते थे, एवरेज स्टॉक लेते थे, एवरेज डेटर्स लेते थे, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स लेते थे, एवरेज पेबल्स लेते थे, बिकॉज एवरेज एक बेटर कंसेप्ट है। स्पेसिफिक कंसेप्ट थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। ठीक है जी। तो एवरेज लेबर टर्नओवर की बात आपको समझ आ गई, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन कराने से पहले चलिए ये टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। अ कंपनी हैड 4000 स्टाफ एट द बिगिनिंग, वो कहता है 4000 एम्प्लॉइज थे। ड्यूरिंग द ईयर there was a major restructuring of the company and 1500 staff were made redundant। मतलब वो मरा गए, खराब थे, चले गए, हमने निकाल दिया, बेकार थे। 400 left the company to work for another competitor। 400 चले गए दूसरे कॉम्पिटिटर पे जाके ज्वाइन किया। इसका मतलब वो रिडंडेंट नहीं थे, हमने नहीं निकाला, वो खुद छोड़ के चले गए। इसका मतलब अगर हमने उसकी जगह भरने की कोशिश की तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ पर्संस हु लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव एंड दोज आर बीइंग रिप्लेस्ड। तो आगे देखते हैं जी। एंड द कंपनी एंड द न्यू स्टाफ 400 न्यू स्टाफ हैज बीन जॉइंड। अच्छा जी, तो 400 ने नया ज्वाइन कर लिया। इट मींस 400 ऐसे वर्कर्स हैं, those who have left the company, the organization, the entity who requires replacement। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आएंगे 3000 एंड में कितने थे, ठीक है अभी देख लेते हैं। तो 4000 में से 1500 लेस कर दें, माइनस 400 कर दें, प्लस 400 कर दें, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर
2500 वर्कर्स आ जाएंगे एंड में, ठीक है सर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 4000 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज आ गया। तो इसको इसको आप करके देख लीजिए भाई साहब, 4000 प्लस प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी 3250, ठीक है सर, 3250 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 3250, तो 400 अपॉन 3250 इंटू 100, ये बेटा आंसर आ गया लेबर टर्नओवर का। मुश्किल है ही नहीं, जब आपको एक लॉजिक समझा दिया, एक बात समझा दी, तो मुश्किल किस बात का। आप देखिए जो कॉजेस लिखे हुए हैं, कॉजेस में कुछ कॉजेस ऐसे हैं विच आर अवॉइडेबल, जो अवॉइड हो सकते थे, जैसे पुअर रेम्युनरेशन। अब मैं अगर अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज को, वीडियो एडिटर को कम पैसे दूंगा, तो क्या पता दूसरी कंपनी में चला जाएगा वो। पुअर वर्किंग कंडीशंस, सपोजिंगली मैं उनको कहता हूँ जी लंच कम से कम करो, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, एसी नहीं ऑन करोगे, ये नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो चला जाएगा भाई साहब। लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मैं किसी भी वर्कर को नया चीज नहीं सिखाता, मैं कहता हूँ बस तू यही काम कर। आपको पता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर, वो तो नई नई बातें सीखता है, उसको लगना चाहिए कि मेरे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में मेरी वैल्यू एडिशन हो रही है। स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड-19 सिनेरियो आपके पास मल्टी स्किल्स होने चाहिए, ठीक है जी। लैक ऑफ प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स, बुलिंग द वर्क प्लेस, कॉजेस ऑफ अनअवॉइडेबल, रिटायरमेंट हो गई, मर गए, मर ही गए, बीमार हो गए, कोविड में मर गए सारे, ठीक है सर। फैमिली मेंबर्स, प्रेगनेंसी, फीमेल्स के साथ रीलोकेशन, मैरिज कहीं और हो गई, इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लॉजिकली उस सेंस में सोचना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट की बात करते हैं। अब बेटे कॉस्ट मैंने अभी अभी बताया, एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट। ये देखो, पहले प्रिवेंटिव देख लेते हैं कि वो वर्कर छोड़ के ना जाए, तो हमें कंपनसेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी कॉम्पिटिटर से, इंप्रूव करने पड़ेंगे कंडीशंस, ऑफर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, जो जो ऊपर था छोड़ के जाने के कारण उनको ठीक करो, तो आपके पास वो प्रिवेंटिव कॉस्ट आएगी। फिर भी छोड़ के चले गए, मर आ गए, तो आपको फिर दोबारा से इंप्लॉय करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और बिगिनिंग में आप ये बताइए, जब मेरे पास एक वीडियो एडिटर आता है, उसकी बिगिनिंग में एफिशिएंसी नहीं होती, बेटा उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना कि भाई वो अच्छी तरह से काम करे, है ना। मतलब उसकी आउटपुट होगी नहीं, तो ये कॉस्ट ही तो है। पुराना वर्कर ही अगर करता रहता तो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता, अब नया आया, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो दीज आर द कॉस्ट। आई थिंक मैंने आपके सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, ठीक है। मैं अब इस समय आपको 3 रेशोज और कराने जा रहा हूं, लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। और तीनों रेशोज करने से पहले एक बात आप लॉजिकली अगर सुन लेते हैं ना मेरी, तो आपको ज्यादा समझ आएगा और रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूलेस को याद ही नहीं करना। और सुनने से भी पहले अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं तो सोने पे सुहागा है भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको। आइए आइए जी, आइए अभी हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, ये करेंगे बेटे, अभी करेंगे टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। आप पहले आ जाइए, मेरी बात को सुनिए। मैं इस समय आपके सामने 3 रेशियोज को कंपेयर करने वाला हूँ। एक एक है जी एफिशिएंसी, ठीक है सर, लेबर एफिशिएंसी। एक है जी लेबर कैपेसिटी और एक है जी लेबर वॉल्यूम। पहले हम इनके मीनिंग समझ लें। अगर हमें मीनिंग समझ आ गए ना, तो फिर हम इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा लॉजिकली। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर एफिशिएंसी। हमें कैसे पता चलता है कि एक बच्चा एफिशिएंट है या नहीं है, या उसने एसीसीए, मैंने एक 1.5 ईयर का एक टारगेट बनाया कि भाई एसीसीए 1.5 ईयर में 13 पेपर्स हो जाने चाहिए, और आपके हुए 1 ईयर में, तो यार आप तो बड़े एफिशिएंट हो। इट मींस एक्चुअल टाइम आपने क्या क्या कंपेयर किया, आपने 2 चीजों को कंपेयर किया। अच्छा, किसी भी रेशियो में वी ऑलवेज कंपेयर 2 थिंग्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच वी हैव टू कंपेयर। तो मैंने यहाँ पर एक तो एक्चुअल टाइम देखा कितना था, और स्टैंडर्ड टाइम देखा कितना लगना चाहिए था। इन दोनों के अनुपात को मैंने कहा दिस इज लेबर एफिशिएंसी रेशियो। आई थिंक आपको बात समझ आ रही। फॉर्मूला बना देंगे यार, टेंशन मत लो। कैपेसिटी, आप देखो फॉर्मूले तो मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो आपके सामने, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। कैपेसिटी, आप ये बताइए कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हो,
मतलब आप क्या लगातार 16 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो? मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे पढ़ सकते हो और एक्चुअल में कितने घंटे पढ़े? अगर हम इसका अनुपात देखें, इफ यू कंपेयर कि हाउ मच एक्चुअल टाइम यू हैव स्टडीड एंड हाउ मच इज योर कैपेसिटी, आपने भूतकाल में पास्ट टेंस में कितने आवर्स तक की मैक्सिमम स्टडी की, इसका मतलब आपकी आपकी कैपेसिटी कितनी है। तो हम जब एक्चुअल को बजटेड के साथ कंपेयर करते हैं कि आप एक्चुअल टाइम कितना लगाया और आपके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो, if I relate these two figures, it means if I relate actual time with budgeted time, I can calculate capacity ratio, and if I relate actual time with standard time, I can calculate efficiency ratio. And similarly, if I want to compare, मैं अगर कंपेयर करूं, अब बताइए जी, मैंने एक्चुअल को स्टैंडर्ड से भी कंपेयर कर दिया, एक्चुअल को बजटेड से भी कंपेयर कर दिया। अब मैं अगर स्टैंडर्ड को इफ आई कंपेयर स्टैंडर्ड विद बजटेड, तो मैं कहूंगा दिस इज वॉल्यूम रेशियो। तो मैंने स्टैंडर्ड को बजटेड के साथ कंपेयर किया, तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लॉजिकली समझ आ गया। आइए थोड़ा सा पहले समझते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं, फिर समझेंगे और ज्यादा समझेंगे। बेटे कोई घबराना नहीं है, बेटे भूपेश आनंद के साथ घबराना नहीं है। आप लिखेंगे तो लॉजिकली ज्यादा बातें क्लियर होंगी। आप ऊपर लिखिए लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर एफिशिएंसी, बिकॉज इट इज यूज्ड इन हालसे प्लान, इट इज यूज्ड इन इमर्शन प्लान, जो आपके कोर्स में नहीं है उन्होंने नहीं दिया। इट इज यूज्ड इन टेलर प्लान, इट इज यूज्ड इन रोवन प्लान, व्हिच इज नॉट गिवन स्पेसिफिकली प्राइमा फेसी इन योर एसीसी सिलेबस इन कैपलान और बीबीपी। बट द पॉइंट इज, अगर आपको मालूम होगा तो एफिशिएंसी रेशियो जल्दी कैलकुलेट होगा। तो लेबर एफिशिएंसी रेशियो, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द एफिशिएंसी में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी एसी से एस्पिरेंट की। आई कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी, किसी भी चीज में वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी कि भी नॉर्मल कितना टाइम लगता है या लगना चाहिए और आपने कितना लगाया। इफ आई रिलेट दीज टू थिंग्स, आई थिंक आई कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी। न्यूमरेटर में चेक करिए जी, स्टैंडर्ड आवर्स लगना चाहिए, प्यार तो होना ही था, लगना चाहिए, लगा। अब एक बच्चा कहता क्या मतलब वो लगना चाहिए अपॉन लगा, it means how much time you should have taken and how much time you have actually taken. You know, there is a difference between numerator and denominator. कितना होना चाहिए था, प्यार तो होना ही था, विद रिस्पेक्ट टू प्यार हो गया। तो मैंने लिखा जी स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड। मान लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स 8 घंटे थे और आपने 10 घंटे लगाए, तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 8 घंटे में वो काम होना चाहिए था लेकिन आपने उसको 10 घंटे में किया। इट मींस यू आर इनएफिशिएंट, क्योंकि आपने 80% एफिशिएंट हो। पर अगर मैं इसका ऑपोजिट ले लूं, 10 घंटे लगने थे, आपने 8 घंटे लगाए, तो बेटे आप बताओ 10/8 into 100, that comes to you are very much efficient। 100 से ज्यादा जितना है वो एफिशिएंसी में कैलकुलेट होता है और 100 से कम जितना है वो इनएफिशिएंसी में कैलकुलेट होता है। वी कैलकुलेट दिस ऑल रेशियोज इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया। मैंने एग्जांपल भी दिया है। आइए जी हम कैपेसिटी की बात करें। मैंने कहा ना कि आपके अंदर, पेरेंट्स हमारे को बोलते हैं ना कि यार कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन तूने यूज नहीं की वो कैपेसिटी। इट मींस आपके अंदर क्षमता तो है, आप कर तो सकते थे, क्योंकि आपने भूतकाल में पास्ट टेंस में उस वर्कर ने बहुत काम किया। बट आज पता नहीं क्या हो गया। हम कई बार कहते हैं ना यार इसके अंदर पेरेंट, जैसे स्कूल टीचर में वो स्कूल टीचर पेरेंट्स को बोलती है कि इस बच्चे में कैपेसिटी तो है, वो तो है, बट ये परफॉर्म नहीं करना बढ़िया, है ना। तो वी कैन कैलकुलेट द परफॉर्मेंस की आज क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है जी, उसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, इट मेजर्स द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एक्टिवली वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू टोटल आवर्स। छोड़ दीजिए, उसको भी नहीं लिखना, आप खाली फॉर्मूला लिखिए। एक्चुअल को, जैसे मैंने कहा अभी हमने एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया था, अब मैं कर रहा हूं एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर। आप समझ रहे हैं, एक्चुअल को बजटेड से, कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आप कितने घंटे पढ़ सकते थे, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी थी और आपने कितने घंटे एक्चुअली में पढ़े। If I find out the ratio between these two, I will say it is named as labor capacity ratio. I think you are getting my point. And the last ratio is labor volume ratio. If I compare standard with budgeted, you know, कि budgeted
कितना है और स्टैंडर्ड कितना है, तो लिख लें इट इज द रिलेशनशिप नंबर ऑफ आवर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड टू प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट दैट इज स्टैंडर्ड टाइम एंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट इज बजटेड टाइम. इन दोनों के रेशो को कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू बजटेड, तो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम रेशो. आप में से कुछ बच्चे ढीले बैठ गए, कुछ बच्चे मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, वो बेवकूफ है, थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकल के आगे. लिखो इसको, ठीक है. लेबर वॉल्यूम रेशो, it is the relationship of number of hours expected to be worked to produce actual output with respect to total hours available for work that is budgeted output, budgeted hours, actual output. तो बेटे इन दोनों को कंपेयर करना मुश्किल नहीं है यार, 3 वेरिएबल्स है, स्टैंडर्ड टाइम, बजटेड टाइम, एक्चुअल टाइम. इन दोनों के बीच में आपस में मिलाते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, तो 3 फॉर्मूलेस बन गए, है ना. उसके लॉजिकली उसको समझते हैं, कुछ मुश्किल है थोड़ी. आइए जी, मैं एक दो क्वेश्चंस जो रह गए थे पहले उसको कर लूं, फिर उसके बाद आगे चलूंगा. मैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ रहा हूं जी, कैप्लॉन में. इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो हमने लास्ट क्लास में इंसेंटिव्स किए थे, मैंने बड़े प्यारा से उसको लिखा है सो दैट कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए. आइए दोस्त, सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटे, उसके बाद एक दो कंसेप्ट हैं जो मैंने बताने हैं. बेटे प्यार किया आपसे, मैं फेक प्रोमिसेस नहीं करता, जो करता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ठीक है जी. इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंसेंटिव स्कीम्स. द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू जॉब नंबर ए. एम्प्लॉइज बेसिक रेट $4.80 पर आवर, ठीक है सर. अलाउड टाइम फॉर जॉब नंबर 1, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड टाइम है, इतना टाइम आपको मिलना चाहिए था. ये कैसे आया होगा, टाइम एंड मोशन स्टडी से. टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम इतना लिया गया, ठीक है. इट मीन्स 60 मिनट्स होना था, 36 मिनट में आपने काम कर दिया एम्प्लॉय ने. द एम्प्लॉय इज पेड द बेसिक रेट फॉर द अलाउड टाइम, अलाउड मीन स्टैंडर्ड टाइम, एंड बेसिक रेट तो मिलेगा ही स्टैंडर्ड टाइम का, एंड द बोनस बेस्ड ऑन एनी टाइम सेव. द बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला. उन्होंने फॉर्मूला दे दिया जी, आप बताओ ये फॉर्मूला पता है आपको कौन सा है, रोवन का. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हेन वी कैलकुलेट द रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेव्ड विद स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन, दैट इज एज पर रोवन. आराम से जल्दी है ही नहीं यार, और 5-10 मिनट की बात है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए. और बड़ा प्यारा से हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने वैसे सॉल्व भी किया है इसको. अच्छा वहीं आ जाए एक बार बेटे, बड़ा प्यार से मैंने ना इसकी स्लाइड प्रिपेयर की है कि आपको अच्छा लगेगा. आइए दोस्त, हम स्लाइड में देख रहे हैं, ये देखिए मैंने स्लाइड तक बनाई है यार, क्या बनाऊं. फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन सिंसियरली. मैंने कहा दोस्तों क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना. In the given illustration, incentive or bonus is to be calculated as per Rowan. No doubt ACC people, they have not used the word Rowan. Kaplan has not used the word Rowan. BBB has not used the word Rowan. भूपेश आनंद ने बताया कि ये जो रेशियो है ये रोवन ने बनाई थी, आप चेक कर लीजिए गूगल में. टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम, उन्होंने खाली यूज किया कंसेप्ट टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है जी. तो इसमें क्या क्या दे रहा है, बेसिक रेट फॉर स्टैंडर्ड टाइम. वो कहते हैं जी जितना स्टैंडर्ड टाइम दिया उसका तो बेसिक रेट देंगे ही. एक्चुअली में हम करते हैं टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रेट फॉर स्टैंडर्ड टाइम. तो जो एग्जामिनर कह रहा है आपको ध्यान से सुनना है, प्लस द बोनस, एंड द बोनस विल बी कैलकुलेटेड एज पर स्टैंड रोवन, दैट इज टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. वो हमने किया है, दैट कम्स टू $5.95. मेरी बात आप समझ रहे हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया जी मैं. टेस्ट यूर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2. लो जी बेटे, क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबराना नहीं है, प्यार से अच्छी तरह से पढ़ना है. क्या लिखा है, 10 एम्प्लॉइज, वो कहते हैं 10 एम्प्लॉइज एक ग्रुप में झुंड में काम करते हैं, ठीक है जी. व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक्सीड्स द स्टैंडर्ड 200 पीसेस पर आवर, मतलब 10 एम्प्लॉइज जब इकट्ठा काम करते हैं तो 200 पीसेस एक घंटे में बन जाते हैं.
जब 10 एम्प्लॉइज ये काम करते हैं तो 200 यूनिट बन जाते हैं। तो एक करेगा तो कितने बनने चाहिए? 20 यूनिट बन ही जाने चाहिए। ठीक है सर। Each employee in the group is set a bonus for the excess of production in addition to wages and the hourly rates. बड़ी सिंपल सी बात है। वो कह रहा है जी अगर वर्कर ने ज्यादा यूनिट्स बनाए जितना उसको बनाना चाहिए था तो हम उसको बोनस देंगे। ठीक है जी। बोनस किस तरह से देंगे? नीचे लिख दिया। तो बोनस इज कंप्यूटेड thus the percentage of production in excess of the standard quantity is found and 1/2 of the percentage is regarded as the employee's share. आराम से। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, आप क्वेश्चन को प्यार से ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो आपको 90% समझ आएगा। अच्छा यहाँ पर 50% ऑफ टाइम सेव भी नहीं है, मतलब हाल से की बात नहीं हुई। अच्छा टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम अलाउड रोवन की बात भी नहीं हो रही, इन्होंने अपना ही बोनस दे दिया। तो क्या हो गया? पढ़ो आप। The bonus is computed, वो कहता है जी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट मींस एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर दें तो ये कितने प्रतिशत है? इसका 50% हम आपको बोनस दे देंगे इनटू रेट पर आर। आराम से देखो, मैंने घबराया नहीं और मैंने लैंग्वेज को पढ़ा और दोबारा से आराम से एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। आप देखिए आप क्या डिराइव कर पा रहे हैं। वो कह रहा है एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है। एक्चुअल में से जब स्टैंडर्ड लेस करोगे तभी तो एक्सेस आएगी, उसका 50% और उसके ऊपर रेट पर आप। मैंने बेटे इसकी स्लाइड प्रिपेयर की है, आपको लिखना जरूरी है बेटे स्लाइड का, क्योंकि बड़ा ही प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं। मैंने कहा जी एज पर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 200 पीसेज इन 1 आवर। ग्रुप की बात कर, तो 480 घंटों में कितने पीसेस बन जाने चाहिए? 96,000 शुड बी प्रोड्यूस्ड, और एक्चुअली में बने कितने? 96,000 बनने चाहिए थे। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 96,000 यूनिट्स बिकॉज बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक्चुअल टाइम एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 1,20,000 यूनिट्स। तो एक्सेस कितने बन गए? 24,000। 24,000 का 50% मैंने कैलकुलेट कर दिया। देखिए मैंने कैप्लान की सोल्यूशन नहीं की, मैंने एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस को पढ़ा, उससे जो जो मुझे समझ आता गया मैं डिराइव करता गया, घबराया नहीं। इनटू रेट पर आर, तो बोनस आ गया। बोनस इज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन देन स्टैंडर्ड, इट मींस एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड, तभी तो एक्सेस आएगी। इनटू 50%, लिखा हुआ 50%, हाफ ऑफ द परसेंट, इनटू रेट पर आर तो हो गई। तो मैंने बोनस का रेट निकाल लिया जी $65, $0.65 या 65 सेंट पर आवर का रेट आ गया। और उसके अकॉर्डिंगली मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूं कि 480 घंटे में कितना हुआ? 312। सो टोटल रेम्यूनरेशन विल बी बेसिक प्लस एक वर्कर ने 42 दिन काम किया, 42 घंटे ना, तो 42 इंटू रेट दैट इज 3.6। ये आपके सामने आंसर आ गया जी। मैं भूपेश आनंद, ये तो आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 5 करा चुका हूँ। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दिया आपको। लेबर एफिशिएंसी रेशियो बता दी, आइडल टाइम कैपेसिटी रेशियो बता दी, वॉल्यूम बता दी। मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। ठीक है सर, आ जाओ। लो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कैप्लॉन है बेटे, कैप्लॉन है। सारी बुक कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं है, लॉजिक समझेंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 लो जी, ये तो कर लिया सर, ये भी कर ली। इसके बाद हमने एक रेशो एक और करनी थी, ये कर दी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये है। आराम से अ कंपनी बजट्स टू टेक, आराम से बेटे इसमें हमने वी विल बी कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी रेशो, वी विल बी कैलकुलेटिंग कैपेसिटी रेशो एंड वॉल्यूम रेशो। आप ऐसे समझिए, एफिशिएंसी में हम स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल। कैपेसिटी में हम एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू बजटेड कंपेयर करते हैं। वॉल्यूम में वी कंपेयर स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू बजटेड। पहली बात ये बताओ, ये समझ आ गया? मैंने रटा नहीं बेटे,
माइंड में दोबारा से सोचा कि मैंने क्या लॉजिक्स बताए थे और ऑटोमेटिकली मैंने लिखना शुरू कर दिया। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अ कंपनी बजट्स टू टेक 800 यूनिट्स इन 400 आवर्स, मतलब 400 घंटों में 800 यूनिट बना सकती है। और उन्होंने एक्चुअली में 410 घंटों में 840 यूनिट बना दिए। And you have to calculate labor efficiency ratio, you have to calculate labor capacity ratio, and you have to calculate labor volume ratio. आराम से चलना है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैंने बड़ी मेहनत से इसकी स्लाइड्स बनाई हैं। आप मेरे होंगे ना अगर, तो ये पूरी बात लिखेंगे, अगर मेरे होंगे तो। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन 400 आवर्स एंड 800 यूनिट्स। Actual information is 410 hours 840 units. That is already given to you. इसमें कुछ ऐसा थोड़ी, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कहां से लिख रहे हैं, थप्पड़ मारूंगा उसके मुंह पे, भैया ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है सर, मैं पहली रेशो निकाल रहा हूँ, एफिशिएंसी रेशो। बेटे एफिशिएंसी में आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल कैलकुलेट। स्टैंडर्ड 420 घंटे में होना चाहिए था, हुआ कितने 410 में, 102% है। आप बड़े एफिशिएंट हो। अब ये 420 स्टैंडर्ड कहां से आया, ये तो दिया हुआ बेटे। आप मुझे बताओ ना, 400 यूनिट्स 400 घंटे में जब 810 होने थे, तो 400 ये 840 यूनिट कितने घंटे में होने चाहिए थे। इट मीन दिस इज अ स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो आप कर सकते हैं 840 इंटू 400 अपॉन 800, ये आ गया बेटे 2, ये आ गया बेटे 420। I have calculated like this, 420 upon 410 into 100, that comes to 102%. I think you are getting my point. Labor capacity, I am calculating standard with respect to budget, कि लगना कितना चाहिए था और आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है ना। तो आई थिंक ये आप कर सकते हैं, कुछ मुश्किल है नहीं, आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं। मेरे को लगता है मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये बेटे एक्चुअल आना चाहिए था, एक्चुअल आवर्स। ये बेटे एक्चुअल है, मेरी गलती है साहब, मैंने गलती कर दी। एक्चुअल को बजटेड से कंपेयर कर रहे हैं। एक 410 देखो एक्चुअल है, तो 410 अपॉन 400 इंटू 100, that comes to 102.5. It means your capacity is also good. And then in the last we calculate, we relate standard with budgeted, and we can calculate the volume ratio. चलिए जी, अब लास्ट पॉइंट, आज का लेक्चर खत्म होने वाला है। बस आखिरी बात मैं बताता हूँ, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है बेटे। मैं आपके सामने अब 5 मिनट और लेने वाला हूँ, तो बेटे ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, कैपलन का, पीपीपी का, अकाउंटिंग फॉर लेबर। इसमें हम करना चाहते हैं, हमने समझ लिया लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, ओवर टाइम क्या है, इंसेंटिव प्लान्स क्या है, और आज हमने एफिशिएंसी रेशो ये वो सब किया। सवाल ये आता है कि जब आप लेबर पे करोगे तो दैट लेबर वो कहाँ पे अकाउंट कहाँ करोगे। इट मींस इफ यू आर पेइंग अ लेबर कॉस्ट, let it be a labor cost, let it be a direct labor, or let it be an indirect labor, but a labor is a cost, it is a kharcha. It will be shown in the income statement, statement of comprehensive income में, income statement में, profit and loss statement में आएगा। तो दूसरा हम इसका एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसको बोलेंगे लेबर अकाउंट। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, आप F3 कर चुके हैं मुझे मालूम है, नहीं भी किया तभी समझ आएगा। आप हेडिंग लिखिए, बस कमर सीधी करके हेडिंग लिखिए, अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। इट मींस आपको ये देखना है कि इसका हम ट्रांजैक्शन दो जगह आएगा, इसका इफेक्ट फर्स्ट इज we will prepare a labor account and second is we will show in the statement of comprehensive income। हम क्या करेंगे, एक लेबर अकाउंट बनाएंगे, है ना, उसमें जो भी लेबर होगी, whether it is direct indirect we are not concerned, हम उसके अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे ये लेबर है, ये हमने इसको दिए, ये वर्कर्स को दिए, ये एसी के स्टाफ को दिए, ये ऐसा किया, ये मेंटेनेंस, ऑल टाइप्स ऑफ लेबर, जितनी भी लेबर होगी we will debit, we will show, we will show in the labor account। ठीक है सर, हमने लेबर अकाउंट में दिखा दिया। All types of labor cost incurred by an entity debited to labor account।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे कि वो जो लेबर मैंने डाली, जैसे अज्यूम करते हैं मैंने एक लेबर अकाउंट प्रिपेयर किया और यहाँ पर $1,00,000 की मैंने डेबिट एंट्री पास कर, फिर मैं ये चेक करूंगा कि इसमें से डायरेक्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कितनी। अच्छा, इनडायरेक्ट में ऑफिस में कितनी हुई, प्रोडक्शन में कितनी हुई, सेलिंग में कितनी हुई। अच्छा, जितनी भी डायरेक्ट होगी, मैंने वैसे आपको अभी बताया नहीं, वो प्राइम कॉस्ट में आएगी बेटे। कॉस्ट कार्ड जॉब बैच जब मैं चैप्टर नंबर 6 करूंगा उस समय बताऊंगा कॉस्ट कार्ड्स क्या होते हैं, कॉस्ट शीट क्या होती है। इट मींस आप ये अभी तक मान के चलिए कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट में, इनिशियल कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे और जो इनडायरेक्ट होगी उसको ओवरहेड्स में डालेंगे। मोटी सी बात, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग लिखिए, लिखिए बेटा, लिख लो बेटा, 5 मिनट की बात है। अकाउंटिंग फॉर लेबर, ठीक है सर। और उसमें स्टेप नंबर 1, all types of labor incurred by an entity। एंटिटी ने जितने भी तरह की लेबर को खर्च किया है, हम उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, will be debited to लेबर अकाउंट। लेबर अकाउंट में हम उसको डेबिट कर देंगे और फिर लेबर अकाउंट से हम चेक करेंगे, उसको वहां पे डाल देंगे जहां जहां पे उसकी जगह है। मतलब जैसे मान लेते हैं जो डायरेक्ट लेबर है उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में, जहां पे काम चल रहा है वहां डालेंगे। अच्छा, जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको ओवरहेड्स में डालेंगे, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, जो ऑफिस से रिलेटेड है एडमिन ओवरहेड्स, जो सेलिंग करे। इट मींस उसके बाद हम बाइफिकेट कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जहां पे काम चल रहा है, वो डायरेक्ट लेबर आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द काम चलने वाला, दैट इज इन प्रोडक्शन। तो स्टेप नंबर 2, लेबर कॉस्ट विल बी डेबिटेड इन द लेबर अकाउंट। इसका वी विल बाइफिकेट कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, और जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी we will debit it in work in progress account, and the indirect labor cost we will show it in the overheads account। मैं क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें बता देता हूँ, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटे। भूपेश आनंद के हो तो कुछ भी घबराने की बात है ही नहीं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए 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 मेरे दोस्त, मैं भूपेश आनंद आपको टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 या कोई इलस्ट्रेशन होगी तो करके देखो, ठीक है सर। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 है और इसकी इलस्ट्रेशन जैसे देखो, ये लेबर अकाउंट है ना, इलस्ट्रेशन है। तो हमने जो लेबर इनकर की, टोटल लेबर $80,000, लेट इट बी डायरेक्ट, लेट इट बी इनडायरेक्ट, कुछ भी। फिर इस 80 में से 60 तो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं, ये डायरेक्ट लेबर है। अच्छा, 14 ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट लेबर है। इसमें से 2 ओवरटाइम प्रीमियम है, 2 शिफ्ट प्रीमियम है, सिक पे है। इट मींस ये सारा का सारा ये आपके सामने है, तो हमने उसको वहां पे डाल दिया, ठीक है सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, लेबर कॉस्ट इनकर्ड आर पेड आउट टू द बैंक बिफोर दे आर दिस द मेजॉरिटी ऑफ द लेबर कॉस्ट इनकर्ड दिस इज डायरेक्ट लेबर। कहता है ज्यादातर लेबर जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो डायरेक्ट लेबर होती है, बिल्कुल ठीक है। and then the balancing figure, the indirect labor include, indirect labor क्या होती है, cost of indirect means overtime premium, ठीक है सर, shift premium ने बताया था, sick pay, and all the indirect labor costs are collected in the production overheads। मैंने ईमानदारी से बता रहा हूँ, सारी बातें बताई, कुछ ज्यादा ही बताई। एग्जामिनेशन किट के सभी ने क्वेश्चंस करने हैं, मैं जान के नहीं करा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, खुद दिमाग लगाएं, और कोई डाउट होगा तो मैं बैठा हूं, मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, तो आपका माइंड यूज नहीं होगा बेटे, आप चला नहीं पाओगे। इसलिए मैंने अब सोचा कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस नहीं करूंगा, आप खुद करें और जो डाउट होगा मेरे से पूछे। तो आई थिंक मैंने इस चैप्टर में पूरा जस्टिस किया, पूरी बातें बताई है, 3 लेक्चर्स लिए, लेकिन बड़े लंबे लंबे लेक्चर से आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। हम मिलते हैं बेटे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर हमने कितने चैप्टर कर लिए, 2 3 5 ओवरहेड्स में मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।